नमस्कार, मैं हूं शिवम। इस वक्त देश में यह माहौल बनाने की कोशिश हो रही है कि चाहे ऊपर से लेकर नीचे तक हर शख्स परेशान हो, लेकिन आप ये कहिए कि मोदी जी महान हैं। महंगाई चाहे आसमान पर हो, लेकिन आप ये कहिए कि मोदी जी महान हैं। चाहे एक शख्स जो बीजेपी विधायक का प्रतिनिधि है वो एक आदिवासी के चेहरे पर पेशाब कर दे, लेकिन आप कहिए कि मोदी जी महान हैं। सरकार चाहे बेरोजगारी का आंकड़ा जमीन से आसमान पर पहुंचा दे, आप कहिए कि मोदी जी महान है। आपको नौकरी मिले या ना मिले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप ये कहिए कि मोदी जी महान है। चाहे वो डिजिटल मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, कोई भी हो जो लिखता पढ़ता बोलता है वो ये कहे कि मोदी जी महान है। बस सिर्फ एक ही बात बताने की कोशिश हो रही है। चाहे विधायकों को खुलेआम खरीद बेच दिया जाए, आप ये कहिए कि मोदी जी महान है। चाहे एक राज्य जल रहा हो, 2 महीने से 2.5 महीने से लोग मर रहे हों, लेकिन फिर भी आप ये कहिए कि मोदी जी महान है। मैं आपको आज जो बताने वाला हूं वो बड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एक ऐसा विषय है जिस पर बात तो हो रही है, लेकिन क्या यह बात जनता तक पहुंच रही है? महाराष्ट्र में जो कुछ भी हुआ, महाराष्ट्र का जो पूरा घटनाक्रम है, पहले शिवसेना के साथ जो हुआ और अब एनसीपी के साथ हुआ, वो आप देख रहे हैं, लेकिन मैं उस पर बात नहीं करूंगा। मैं बात वो करूंगा जो आपको जानने की जरूरत है। जिन लोगों को मंत्री बनाया गया महाराष्ट्र कैबिनेट में, उनके बारे में आपके लिए बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन है। आप ये सुन रहे होंगे कि इन तमाम मंत्रियों पर जो अभी बने हैं एनसीपी के विधायक, उनके ऊपर चार्जेस थे, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी या उद्धव ठाकरे से अलग हो गए, एनसीपी से अलग हो गए, शरद पवार से अलग हो गए और इसमें मंत्री बन गए। अब आप सिलसिलेवार तरीके से देखिए, जानिए और समझिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो राजनीतिक मंचों से खड़े होकर 9-9 गज की बातें करते हैं, दरअसल पर्दे के पीछे वो क्या करते हैं। 2 जुलाई को महाराष्ट्र में एक नाटकीय राजनीतिक घटनाक्रम हुआ और इस घटनाक्रम के तहत अजीत पवार समेत एनसीपी के 9 विधायक बीजेपी शिवसेना शिंदे गुट की सरकार में शामिल हो गए। तालियां बजी, शपथ ली गई। दिलचस्प यह है कि बीजेपी ने अजीत पवार समेत इन विधायकों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। किरीट सोमैया का आपने नाम सुना होगा, लेकिन अजीत पवार अब राज्य के उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। साथ ही उन्होंने जो दूसरे विधायकों के साथ मंत्री उनको बनवाया है, शपथ ली है, उनका भी हाल यही है। हालांकि इनमें से कुछ नेताओं के पीछे जांच एजेंसियां लगी हुई हैं। मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको बताऊंगा। शरद पवार से पाला बदलकर सरकार में शामिल हुए इन नेताओं पर जो आरोप हैं वो बेहद संगीन है और अभी इन्हीं आरोपों के दम पर सीना ठोक रहे थे प्रधानमंत्री जी। अजीत पवार अब एकनाथ शिंदे की सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं, ये बात कानूनी तौर पर है, लेकिन उन पर भ्रष्टाचार के जो गंभीर आरोप लगे हैं और अजीत दादा चक्की पीसिंग जैसे बयान देवेंद्र फडणवीस जो देते रहे हैं, उनका क्या होगा? क्या उससे अब वो बरी हो जाएंगे? और क्या उप मुख्यमंत्री के तौर पर वो सरकार में शामिल होने के बाद इन आरोपों का उनके ऊपर कोई असर नहीं होगा? बीजेपी की ओर से उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगातार लगाए जाते रहे, जबकि चीनी मिलों में भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की जांच में ईडी का शिकंजा उनके ऊपर कसने लगा था। पिछले साल मार्च के महीने में आयकर विभाग ने उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के रिश्तेदारों के घर पर छापा मारा था और इतना ही नहीं, आयकर विभाग ने कुछ संपत्तियों पर जब्ती भी की थी। उन संपत्तियों को जब्त किया गया था। अजीत पवार के संबंध से जुड़े हुए जो जरिंदेश्वर चीनी मिल पर जब्ती की कार्रवाई की गई थी और उसके बाद भी महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा भूचाल आया। इस मामले में अजीत पवार पर बीजेपी के नेता किरीट सोमैया ने कई गंभीर आरोप लगाए। सोमैया ने यह कहा था कि अजीत पवार का जो वित्तीय कारोबार है वो अद्भुत है। किरीट सोमैया ने आरोप लगाया था कि बिल्डरों के पास उनके और उनके रिश्तेदारों के खातों में 100 करोड़ से ज्यादा की बेनामी संपत्ति है। 100 करोड़ से ज्यादा की। राज्य के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने सिंचाई घोटाला मामले में अजीत पवार को क्लीन चिट दे दी थी और उसके बाद भी मई 2020 में प्रवर्तन निदेशालय ने विदर्भ सिंचाई घोटाला मामले की नए सिरे से जांच शुरू कर दी। और इन सब के साथ अजीत पवार के जो बेटे हैं पार्थ पवार, उनकी कंपनी पर भी आयकर विभाग ने छापा मारा और उनके खिलाफ भी जांच शुरू हुई। आयकर विभाग ने यह दावा किया, वो मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने दावा किया कि अजीत पवार के जो रिश्तेदार हैं उनके खिलाफ छापेमारी में 184 करोड़ रुपए की बेनामी वित्तीय लेन देन का पता चला। 184 करोड़। अप्रैल 2023 के टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट अगर आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ और चीजें मिलेंगी। इसमें लिखा है कि राज्य सहकारी बैंक घोटाले के सिलसिले में ईडी ने अजीत पवार और सुनेत्रा पवार से जुड़ी एक कंपनी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया।
लेकिन इसमें अजीत पवार और सुनेत्रा पवार का नाम शामिल नहीं था। इसके बाद से ही एनसीपी में बगावत की चर्चा शुरू हो गई। इसके बाद से ही एनसीपी में चीजें थोड़ी सी बिगड़ने लगी। इस खबर के सामने आने के बाद अजीत पवार ने सार्वजनिक तौर पर अपनी सफाई भी दे दी थी और उन्होंने यह कहा था कि यह सब जो विवाद चल रहा है वो ठीक नहीं है। छगन भुजबल भी ऐसे ही है, 2 साल तक उनको जमानत नहीं मिली। छगन भुजबल पर 2014 के बाद से ही जांच चल रही है। जब से मोदी जी केंद्र में आए उनकी जांच लगातार चल रही थी, जांच एजेंसियों का शिकंजा कसा था। मार्च 2016 में उन्हें नई दिल्ली में महाराष्ट्र सदन निर्माण में कथित गबन और बेहिसाब संपत्ति जमा करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था मोदी जी के रिजीम में। गिरफ्तारी के बाद उन्हें मुंबई की आर्थर रोड जेल में भेज दिया गया था, जहां पर वो काफी दिनों तक बंद रहे। काफी कोशिशों के बावजूद उनको 2 साल तक जेल में रहना पड़ा। 2 साल तक छगन भुजबल को जमानत नहीं मिली। आपने खबरें सुनी होंगी। सितंबर 2021 में छगन भुजबल को महाराष्ट्र सदन के कथित गबन के मामले में बरी कर दिया गया। उन्होंने पीठ थपथपाई कि वो ठीक है। बॉम्बे सेशन कोर्ट ने छगन भुजबल समेत 6 आरोपियों को इस मामले में बरी किया। हालांकि एंटी करप्शन ब्यूरो ने कथित महाराष्ट्र सदन गबन मामले में भुजबल और उनके परिवार के खिलाफ सबूत होने का दावा अभी किया है। यह मामला छगन भुजबल से जुड़ा हुआ और इसके अलावा छगन भुजबल और उनसे जुड़े जो लोग हैं उनके खिलाफ अलग अलग मामले दर्ज हैं, सिर्फ एक नहीं। और उनकी सुनवाई अभी भी लंबित है, सुनवाई चल रही है। यानी छगन भुजबल भी कभी भी जेल जा सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट है, उस पर जरा गौर करिए। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ अलग अलग मामले दर्ज किए हुए हैं छगन भुजबल के खिलाफ। तो इस साल जनवरी के महीने की बात है जब एक सामाजिक कार्यकर्ता ने 2021 के अदालती आदेश के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में जाकर एक अपील दायर कर दी और यह कहा कि यह गलत तरीके से किया गया और इस मामले में अभी भी सुनवाई लंबित है। भुजबल के खिलाफ मुंबई विश्वविद्यालय से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में भी एंटी करप्शन ब्यूरो का एक मामला विशेष अदालत में अभी भी लंबित है। तो यह मामला भी अभी एक बाकी है। एक और नाम है हसन मुशीफ। जनवरी 2023 में ईडी के कोल्हापुर में एनसीपी नेता हसन मुशीफ के आवास पर फैक्ट्री पर छापा मारा था। उनकी मुश्किलें उसके बाद बढ़नी शुरू हो गई। विधायक हसन मुशीफ पर कोल्हापुर के कागल में एक शुगर फैक्ट्री को अवैध रूप से चलाने का आरोप था। यह आरोप इतना संगीन था कि हसन मुशीफ की मुश्किलें बढ़ी। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने आरोप लगाया था कि हसन मुशीफ के दामाद और खुद मुशीफ ने इस फैक्ट्री के जरिए 100 करोड़ रुपए का घोटाला किया है, 100 करोड़ रुपए का। मार्च 2023 में हसन मुशीफ और उनके सीए को ईडी ने कार्यालय में बुलाया और उनसे पूछताछ करनी शुरू कर दी। इस मामले में भी इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें लिखा कि मुशीफ की गिरफ्तारी पूर्व जमानत याचिका अप्रैल में एक विशेष अदालत ने खारिज कर दी थी। यानी उनकी गिरफ्तारी बिल्कुल तय मानी जा रही थी और इसके बाद उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और मुशीफ ने कहा था कि उनको जमानत दी जाए। कोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत उसके बाद दे दी, जिसकी समय सीमा पिछले हफ्ते बढ़ाकर 11 जुलाई तक कर दी गई थी। यानी 11 जुलाई तक वो जेल जा सकते थे। उसके बाद उनके तीनों बेटों की गिरफ्तारी पूर्व जमानत की अपील विशेष अदालत में अभी भी लंबित है। इसके अलावा अदिति तटकरे एक हैं। अदिति तटकरे जो हैं वो एक मजबूत नेता हैं। रिपोर्ट्स ये कहते हैं कि सिंचाई घोटाले में एंटी करप्शन ब्यूरो अजीत पवार के साथ सुनील तटकरे, जिनकी बेटी हैं अदिति तटकरे, उनकी जांच कर रही है। 2017 में एसीबी ने जो आरोप पत्र दायर किया उसमें तटकरे के नाम का जिक्र उसमें किया गया है। हालांकि उस वक्त उनका जिक्र अभियुक्त के तौर पर नहीं किया गया था, लेकिन जिक्र है, नाम है उसमें। अधिकारी ये कहते हैं कि इस पूरे मामले में अलग से आरोप पत्र दाखिल किया जाएगा। तो यह अदिति तटकरे का मामला है। इसी मामले में ईडी ने 2022 में तटकरे के खिलाफ शुरुआती जांच की थी और उनके खिलाफ मामले आगे बढ़े थे। धनंजय मुंडे हैं इसके बाद। 2021 में महिला ने धनंजय मुंडे के खिलाफ रेप का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज की थी। ये भी गए हैं, मंत्री बने हैं, लेकिन इसके बाद उन्होंने ये शिकायत वापस ले ली। जिस महिला ने ये रिपोर्ट की थी वो शिकायत वापस ले ली थी। एक और बड़ा नाम है प्रफुल्ल पटेल का। 2 जुलाई को उन्होंने शपथ नहीं ली, लेकिन वो शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद थे। शरद पवार के बहुत करीबी हैं और उन्होंने ही उनको बनाया। यूपीए की केंद्र सरकार के दौरान प्रफुल्ल पटेल केंद्रीय उड्डयन मंत्री थे एनसीपी के कोटे से। उनके मंत्री रहने के दौरान 2008-9 में एविएशन लॉबिस्ट दीपक तलवार विदेशी एयरलाइंस की मदद कर रहे थे। ये आरोप प्रफुल्ल पटेल के ऊपर है। उन्होंने 3 अंतरराष्ट्रीय एयरलाइंस के लिए कुछ ज्यादा कमाई वाले हवाई मार्ग सुरक्षित किए थे प्रफुल्ल पटेल के दौरान, कार्यकाल के दौरान। दीपक तलवार को 272 करोड़ रुपए इसके लिए मिले थे और इससे एयर इंडिया को काफी घाटा हुआ था। इसका जिक्र भी मोदी जी करते हैं, सिंधिया जी करते हैं। ईडी ने आरोप लगाया था कि ये सभी लेन देन
प्रफुल्ल पटेल के केंद्रीय मंत्री रहने के दौरान हुए थे, लिहाजा प्रफुल्ल पटेल भी इसके लिए दोषी हैं। इसके साथ ही 70,000 करोड़ रुपए के 111 विमानों की खरीद और एयर इंडिया और एविएशन इंडियन एयरलाइंस के विलय के मामले की जांच ईडी कर रही है। यह भी प्रफुल्ल पटेल के रिजीम में हुआ था। इस मामले में ईडी ने जून 2019 में प्रफुल्ल पटेल को एक नोटिस जारी किया था। मोदी जी उस वक्त दौर भी थे, उनसे पूछताछ की गई थी, पूछताछ के लिए उनको बुलाया गया था। शिंदे के साथ गए शिवसेना विधायकों पर भी जांच एजेंसियों का शिकंजा कसा हुआ था। 2022 में महाविकास अघाड़ी से बाहर होने के लिए एकनाथ शिंदे ने जब बगावत की तो उनके साथ ही ऐसे विधायक भी शामिल थे जिनके ऊपर जांच एजेंसियां लगातार जांच कर रही थी, शिकंजा उनके ऊपर कसता जा रहा था। और इन तमाम नेताओं के बारे में भी मैं आपको बता दूं जिनके ऊपर एजेंसियां जांच कर रही थी, जिन्होंने जांच से बचने के लिए शिंदे के साथ जाकर सरकार गिरवाई और बनवाई। इसमें प्रताप सरनाइक हैं। सरनाइक नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड यानी NSCL के कथित घोटाले के सिलसिले में ईडी के रडार पर थे। ईडी उनकी जांच कर रही थी, उनकी संपत्ति ईडी ने जब्त कर ली थी। और इस मामले में आस्था ग्रुप ने विहंग आस्था हाउसिंग को 21.74 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए थे। इस मामले में वो फंसे हुए थे। ईडी ने इस मामले में दावा यह किया था कि विहंग एंटरप्राइजेस और विहंग इंफ्रा को 11.35 करोड़ रुपए दिए गए और इन दोनों कंपनियों का जो नियंत्रण था वो प्रताप सरनाइक के पास था। तो जनाब वो भी सरकार का हिस्सा हो गए। ईडी की कार्रवाई के बाद सरनाइक ने उद्धव ठाकरे को एक चिट्ठी लिखी और इस चिट्ठी में उन्होंने उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर कांग्रेस राष्ट्रवादी सत्ता में साथ रहकर अपने ही कार्यकर्ताओं को तोड़ रहे हैं और अपनी ही पार्टी को कमजोर कर रहे हैं तो ये मेरी निजी राय है कि हमें एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जुड़ जाना चाहिए। अब उस सत्ता के लिए जुड़े थे या किसी और के लिए आप जानते हैं। यामिनी जाधव भी हैं। शिवसेना विधायक यामिनी जाधव के जो पति हैं उनका नाम है यशवंत जाधव। मुंबई नगर निगम की स्थायी समिति के अध्यक्ष जब थे वो, तब उन्होंने वित्तीय घोटाला किया था। वित्तीय घोटाला के मामले में यशवंत जाधव भी ईडी के रडार पर हैं। ईडी उनकी भी जांच कर रही है। कुछ महीने पहले आयकर विभाग ने जाधव पर छापा मारा था और इसमें 40 संपत्तियां जब्त की गई थी इन जाधव साहब की। इसके बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच के लिए जाधव को एक नोटिस जारी कर दिया। ये कहा कि भाई इस नोटिस का आप जवाब दीजिए। हालांकि इंडिया टुडे ने एक खबर छापी इसके बाद और इस खबर में ये लिखा गया कि शिकायत के बाद अभी तक यशवंत जाधव के खिलाफ FIR दर्ज नहीं की गई है। क्यों नहीं की गई है? क्योंकि वो सरकार का हिस्सा हो गए। भावना गवली भी हैं। एक शिवसेना सांसद भावना गवली ने शिंदे समूह का साथ दिया था। उन्होंने उद्धव ठाकरे को लिखे एक पत्र में यह कहा था कि पार्टी के कार्यकर्ता आपसे हिंदुत्व के मुद्दे पर फैसला लेने का अनुरोध कर रहे हैं। हिंदुत्व के नाम पर यह भी भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व थे। भावना गवली ने ईडी के रडार से बचने के लिए ये सब किया। इसके सबूत मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि ईडी ने उनको पूछताछ के लिए बुलाया था। गवली के महिला उत्कर्ष प्रतिष्ठान ट्रस्ट में गड़बड़ी के मामले में ईडी ने नवंबर 2022 में चार्जशीट दाखिल की थी ईडी ने। और इस कथित गबन के मामले में भावना गवली के जो करीबी रिश्तेदार हैं सईद खान, वो ईडी की हिरासत में थे। हालांकि बाद में उनको जमानत मिल गई इस मामले में, तो ये भी उसमें इन्वॉल्व थी। ईडी ने 3.5 करोड़ रुपए की जो स्थायी रूप से संपत्ति थी उसको जब्त किया था। और ईडी का दावा है, ये मेरा नहीं है, कि ट्रस्ट से पैसा निकालने के लिए महिला उत्कर्ष प्रतिष्ठान ट्रस्ट को एक कंपनी में बदलने की साजिश रची गई थी। यानी वो सारा पैसा गबन करने की साजिश थी। तो ये जो पूरा खेल चल रहा है, ये पूरा जो गेम चल रहा है, आप ये सबूतों के साथ मैं बात कर रहा हूं, ये सब लिखित में है। अगर आप ईडी की जांच रिपोर्ट्स देखेंगे तो ये सब लिखा हुआ है। अब ये इत्तेफाक या संयोग है क्या कि इस तरह से जितने भी लोगों के खिलाफ दाग हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, वो जब बीजेपी के साथ नहीं होते तो वो बहुत गलत होते हैं। उनके खिलाफ प्रधानमंत्री सार्वजनिक मंचों से भाषण देते हैं, उनको कहते हैं ये है, फलाना है, ढिमाका है। लेकिन जैसे ही वो सरकार के साथ जुड़ जाते हैं, बीजेपी की बात मान लेते हैं, उनके खिलाफ कोई जांच नहीं होती, सारी जांच ठंडे बस्ते में चली जाती है। तो इसका मतलब सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी कौन है, सबसे ज्यादा गलत आदमी कौन है, ये आप कमेंट करके बताइए आपकी ये सब क्यों हो रहा है। बहुत शुक्रिया आपका ये कार्यक्रम देखने के लिए। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।